स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको जीव विज्ञान, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं व उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जीवधारियों का अध्ययन करने वाली शाखा जीव विज्ञान कहलाती है। अब जीव में पौधे भी आएंगे और जंतु भी आएंगे। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था 1801 में लेमार्क व ट्रेवी रेनस ने। देखिए, जीव विज्ञान के जनक माना जाता है अरस्तु जी को। किसे माना जाता है? अरस्तु जी। वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। आनुवंशिकी के जनक मेंडल जी को बोला जाता है, आपको पता ही होगा। कोशिका विज्ञान हुक, कोशिका का रॉबर्ट हुक। पादप शारीरिकी का एन ग्रीव। जंतु विज्ञान का अरस्तु। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। अब देखिए, जीव का मतलब होता है जिसमें जान होती है, तो जान तो पौधे में भी होती है और जीव में भी होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमारा है जीव विज्ञान, जिसके जनक कौन है? अरस्तु जी। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस, आनुवंशिकी के मेंडल जी, कोशिका के रॉबर्ट हुक जी, पादप शारीरिकी के एन ग्रीव और जंतु विज्ञान के अरस्तु। अब हम अपने पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। सिलेबस का हमारा पहला टॉपिक है जंतु पोषण। तो देखिए, पोषण क्या होता है? पोषण किस क्रिया का नाम है, किसको बोलते हैं? तो पोषण वह होता है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम अपने शरीर की वृद्धि के लिए, शारीरिक अंगों की पूर्ति के लिए, खान पूर्ति के लिए, मतलब शरीर के अंगों को भी वृद्धि के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए रहता है ना। हर अंग को, हर जीव को, हर पदार्थ को अपने विकास के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। और उन्हें क्या चाहिए रहता है? हमारे शरीर को भोजन। तो भोजन को ग्रहण करना, और भोजन में क्या होती है? ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा या वह मूल तत्व जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। अगर वह ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी भोजन के माध्यम से, तो हमारा शारीरिक विकास क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और हम क्या हो जाएंगे? कई बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे को भोजन बहुत आवश्यक है। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भोजन प्राप्त करते हैं और ऊर्जा के द्वारा हम अपने शारीरिक विकास को बढ़ावा देते हैं, वह क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण का मतलब है किसी को विकसित करना। ठीक है। जंतु आवश्यक पोषक पदार्थ कहाँ से ग्रहण करते हैं? भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। और भोजन में क्या होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीजें किसमें होती है? भोजन में होती है, जिसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है बाय द फूड। और यह सभी मूल तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, शारीरिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा नीडफुल है, वह क्या है? पोषक पदार्थ। इन तत्वों को बोलते हैं पोषक पदार्थ। तो देखिए, जंतुओं को निर्मित भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जंतुओं को निर्मित भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपके एनिमल्स हैं, आपके मनुष्य है, ये सारे चीज़ें क्या हैं? हम लोग को क्या होती है? भोजन हम रेडीमेड लेते हैं। जैसे कि हम पौधे, सब्जी खाते हैं, वनस्पति खाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? पौधे, मतलब हम दूसरों पर निर्भर है। किस पे? पौधों पर या जंतुओं पर। क्योंकि जैसे जो वेज खाते हैं वो तो पौधों पर निर्भर होंगे, और जो नॉनवेज खाते हैं वो किस पर निर्भर करेंगे? जीव जंतुओं पर। तो इस तरीके से हमें क्या होती है? हमें भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि सांप मेढक को खाता है, कीट किसको खाता है? जंतुओं के मृत शरीर को। और चिड़िया किसको खाती है? कीटों को खाती है। इस तरीके से बहुत प्रकार के एनिमल्स होते हैं। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते। लेकिन जीव जंतु और मनुष्य किस पर डिपेंड करता है? पौधों पर। ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक समझाया है चार्ट के माध्यम से कि न्यूट्रिशन, इंग्लिश में बोला जाता है पोषण को न्यूट्रिशन। ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है पोषक तत्वों को। तो वह एलिमेंट्स या वह मूल तत्व जिसके द्वारा हमारे शरीर का विकास होता है क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं।
और पोषक तत्वों का यूटिलाइजेशन क्या है, उपयोग क्या है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो यह पोषक तत्वों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? भोजन से। और इन्हें ये प्रकार के केमिकल्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाया है, आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। न्यूट्रिएंट्स, पोषण, पोषण जिसको मिलेगा वो पोषित हो जाएगा। ठीक है, कोई अच्छे से पोषित हो रहा है इसका मतलब क्या? उसको पर्याप्त भोजन मिल रहा है। और भोजन में क्या होता है? केमिकल्स होता है। केमिकल्स का मतलब है ये आपकी ऊर्जा, क्लियर है, और शारीरिक विकास होता है उस ऊर्जा से, और उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो पोषण प्रणाली की बात करते हैं। अब देखिए, हर किसी का सिस्टम खाना बनाने का अलग अलग होता है। तो पोषण प्रणाली का मतलब है भोजन बनाने की प्रक्रिया या भोजन के लिए जो निर्भरता होती है उसी को हम पोषण प्रणाली के अंतर्गत परिभाषित करते हैं। सबसे पहले देखिए, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो पोषण प्रणाली दो प्रकार की होती है मुख्यतः। अगर वैसे देखेंगे तो 4 प्रकार की होती है। सहपोषी भी होता है और कीटपोषी भी होता है। ठीक है, लेकिन हम मुख्यतः अगर बात करें तो 2 ही प्रकार की होती है। पहला होता है स्वपोषी, जिसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। यानी कि ऑटोट्रॉफिक को इंग्लिश में बोलेंगे, स्वपोषी को इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है स्वयं, और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। यानी कि उस प्रकार के जंतु जो अपना फूड क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। क्लियर है? और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन लोग फूड बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। आपको पता ही है, केवल और केवल पौधे ही हैं जो अपना भोजन खुद बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जीवधारी जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का जिक्र किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यह ऊर्जा का प्रकार है जो हमारे शरीर को भोजन के माध्यम से चाहिए। तो चाहे पौधा हो चाहे जीव जंतु, सभी को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। और इसके लिए उन लोग क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। और वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्वपोषी में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी उपस्थिति में जल और क्लोरोफिल आदि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला तो जल चाहिए, पानी। इसीलिए पौधे क्या होते हैं? पानी के बिना विकसित नहीं हो सकते। दूसरा चाहिए सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो भी पौधे का डेवलपमेंट नहीं होगा। और तीसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधा क्या करेगा? भोजन बनाएगा नहीं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों की उपस्थिति में ये स्वपोषी मतलब पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, हरे पेड़ पौधे, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु, युग्लिना, ये सभी क्या करते हैं? इस प्रकार की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो हमने अभी तक एक चीज़ सीखी कि भैया पौधे के अलावा कुछ जीवाणु और युग्लिना जैसे कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। दूसरा चीज़ पढ़ते हैं परपोषी। परपोषी को विषमपोषी बोला जाता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो का मतलब है दूसरों पर निर्भर करते हैं फूड के लिए। ठीक है, तो वह सभी जीव जंतु जो सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 और जल से अपना भोजन निर्मित नहीं कर पाते। ठीक है, देखिए हर प्रकार के जीव, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उन लोग सूर्य प्रकाश और जल मिलेगा तो उन लोग भोजन बना लेंगे। कुछ प्रकार के जीव जंतु ऐसे भी होते हैं, एनिमल्स। ठीक है, और क्या बोलना चाहिए, स्पेसीज, कि वो अपना भोजन दूसरों पर डिपेंड करके बनाते हैं। मतलब दूसरों अपना भोजन क्या करते हैं? दूसरों को ऑक्यूपाई करके ग्रहण करते हैं। और इन्हें बोला जाता है विषमपोषी या परपोषी। जैसे कि मनुष्य भाई वेज भी होता है, नॉन वेज भी होता है। कुत्ता, ठीक है, बिल्ली, हिरण, गाय, शेर एक मांसाहारी है। शेर क्या करता है? जंतुओं को, जैसे गाय, बिल्ली, सबको खाता है। ठीक है, गाय क्या खाती है? वेज, पादप पदार्थों को खाती है। हिरण भी पादप पदार्थों को खाता है, वेज। और बिल्ली क्या करती है? चूहा खाती है। तो चूहा क्या है? एक प्रकार का जंतु है। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल के लिए इसको समझ सकते हैं कि परपोषी का मतलब होता है जो दूसरों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे
शेर गाय को खाएगा, गाय घास को खाएगी और घास को कीट खाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। परपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राणी संपोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है मृतोपजीवी पोषण। तो प्राणी संपोषण का मतलब होता है, जब इसी के अंतर्गत है ये। प्राणी संपोषण का मतलब है ऐसे परपोषी जंतु जो भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं और उनको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, उनको पचाते हैं। मतलब डायरेक्टली नहीं पचाते, उनको भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जटिल पदार्थ को तरल या सरल पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं पाचन प्रक्रिया। यानी कि वह जंतु जो भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण और उत्सर्जन, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। किसमें, हमारे शरीर के लिए उपयोगी ऊर्जा में, और उसे बोलेंगे प्राणी संपोषण। ठीक है। दूसरा होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या करते हैं, परजीवी पोषण एक प्रकार के परभक्षी या बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं, कीट टाइप से होते हैं और ये क्या करते हैं, अपने एंजाइम के द्वारा या विशिष्ट पाचक रस ये लोग बनाते हैं। और कोई भी जैसे फूड रखा है, ठीक है, तो पहले फूड को डायरेक्टली इन लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जैसे ये करता है डायरेक्टली घुसा मतलब खा लेते हैं, वैसे टाइप का नहीं करते इन लोग। इन लोग क्या करेंगे, पहले उसको सड़ाएंगे, गलाएंगे, फिर जब उसको एकदम मतलब जो सरफेस होती है फूड की सरफेस, उसमें क्या करते हैं, एंजाइम, इनका जो एंजाइम होता है वो पाचक रस के द्वारा क्या करता है, उसको सड़ा गला देता है। यानी उसकी जो सरफेस होती है वो क्या हो जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है। उसके बाद वो एकदम सड़ा गला जब उस एकदम मतलब डैमेज हो जाता है पूरी तरीके से, तो उसको क्या करते हैं इन लोग, एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा होता है तीसरा होता है परजीवी पोषण। तो मैंने प्राणी संपोषण को बताया। प्राणी संपोषण क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करने के बाद स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे बोलेंगे प्राणी संपोषण। और 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी का मतलब है भेड़, बकरी, हिरण, घोड़ा। मांसाहारी का मतलब है शेर, बाघ, चीता। सर्वाहारी में कुत्ता, मनुष्य, तिलचट्टा। परजीवी पोषण का मतलब है परजीवी पोषण, यानी पोषण की प्रक्रिया ऐसे जीव जंतु जो अपने पोषण की प्रक्रिया के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलेंगे परजीवी। वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं। देखिए, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो किसी जंतु के शरीर के या उसकी सरफेस पर रहते हैं और उनका क्या बोलना चाहिए, उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें बोलते हैं परजीवी। जैसे कि जोंक, मच्छर, खटमल आदि। तो ये क्या होते हैं, किसी जीव जंतु के सरफेस पे रहते हैं और वहीं से इनको क्या मिलता है, उसकी सरफेस से इनको भोजन मिलता है। इन्हें बोलते हैं परजीवी पोषण। तीसरा होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी का भी बताया हूँ मैं, एक प्रकार से किसी भी चीज़ को सड़ा गला के अवशोषित करने वाली जो प्रक्रिया है या जीव जंतुओं का जो प्रकार है वो होते हैं मृतजीवी पोषण। यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को या तरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करने के बाद उसको ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है जीव विशिष्ट पाचक रस निर्मित करते हैं। मतलब इनका जो सिस्टम है स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि पहले चीज़ों को सड़ाते हैं, गलाते हैं और उसके बाद इसको पूरी तरीके से अवशोषित कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर, यानी विघटित कर लेते हैं। जैसे कि राइजोपस, म्यूकर, मशरूम, जीवाणु इत्यादि। ठीक है। जैसे आपने घर में देखा होगा, आप कोई चीज़ को रख देते हैं, रोटी को, तो रोटी क्या होती है, रोटी में फफूंद लग जाती है। ठीक है, रोटी में फफूंद लग जाती है और रोटी को आप रखे रहिए तो रोटी क्या हो जाएगी, कुछ दिन बाद पूरा विघटित हो जाएगी और उसमें छोटे छोटे दाने टाइप से आ जाएंगे और इस तरीके से वो क्या हो जाएगी, मतलब पूरी तरीके से उन जीवाणुओं द्वारा क्या हो जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। जैसे कि मान लेते हैं एक फूड है, तो यहाँ पर देखिए ये एक परभक्षी है। परभक्षी का मतलब कीट है। तो ये क्या करेगा, इसको पहले क्या करेगा, इसकी सरफेस में एंजाइम स्रावित करेगा या विशिष्ट पाचक रस स्रावित करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, इसकी सरफेस डैमेज हो जाएगी, मतलब ये विघटित हो जाएगी और इस तरीके से विघटित होती जाएगी और इस तरीके से पूरा का पूरा अवशोषित कर लेगा।
उसके बाद है प्राणी संपोषण, मैंने भी बताया था। होलोजोइक न्यूट्रिशन, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी, यानी कि हम ये हमारी बात कर रहे हैं, हम क्या है प्राणी संपोषित, हम क्या है प्राणी संपोषित परजीवी। ठीक है, अगर हमारे बारे में पूछेगा तो हम किस टाइप के व्यक्ति हैं, किस कैटेगरी में आएंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन परजीवी। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, अब देखिए हमारे में एक सिस्टम है पाचन का, पचाने का एक सिस्टम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं। अंतःग्रहण करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, मुंह। हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा है जो भोजन को अंतःग्रहित करता है। अंतःग्रहित करने का मतलब है शरीर के अंदर डालना किसी चीज को। ठीक है, फूड पार्टिकल्स है, फूड है जो आपका सॉलिड फूड है, हम उसको क्या करते हैं शरीर के अंदर डालते हैं। तो उसको किसके द्वारा हम अंदर करेंगे, मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा। तो अंतःग्रहण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, मुंह के द्वारा होती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं इसे, इंजेशन। उसके बाद देखिए डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है पाचन। जब हमारा भोजन मुंह के अंदर जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको चबाएंगे। चबाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि कठोर भोजन को सरल जटिल भोजन को सरल या तरलीकृत करना, उसे क्या बोलेंगे, पाचन बोलेंगे, चबाना। और इससे हमको क्या मिलेगा, स्वाद मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है शरीर के आंतरिक भाग में जब भोजन जाएगा तो उसे हम बोलेंगे अवशोषण। शरीर के आंतरिक भागों में जब भोजन को हम ले जाएंगे तो उसे बोलेंगे अवशोषण। चौथा है एसिमिलेशन। एसिमिलेट करना मतलब यूज करना, यूटिलाइज करना। अब हमने भोजन को क्या कर दिया, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया, और शरीर के विभिन्न भागों को भोजन के द्वारा क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद होगा एजिसेशन। अब देखिए भोजन, मान लेते हैं भोजन सब जगह पहुंच गया, शरीर के सभी अंगों को जिनको भी ऊर्जा की आवश्यकता है सब जगह हमने पहुंचा दिया भोजन। अब जो बचा भोजन या जो अनयूज्ड है, अनयूज्ड का मतलब है जो व्यर्थ हो गया, जिसको हम यूज नहीं कर पाए या जिसको हम पचा नहीं पाए, वह भोजन कहाँ जाएगा, शरीर के उत्सर्जी अंगों द्वारा क्या करेगा, शरीर से बाहर निकलेगा। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, उत्सर्जन, एजिशन। अनुपयोगी या बचे भोजन को शरीर के बाहर निकालना है हमारा सबसे लास्ट स्टेप है। पहला है हमारा अंतःग्रहण, दूसरा है हमारा पाचन, तीसरा है हमारा अवशोषण, चौथा है हमारा एसिलेशन, पांचवा है हमारा इजेशन, उत्सर्जन। इस तरीके से हमने पांचों प्रक्रिया के द्वारा पाचन को समझा। हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं विषम पोषी में पाचन। एक बार और देखते हैं, भोजन को जटिलतम रूप से सरलतम रूप में तोड़ना। मतलब मैंने अभी बताया भोजन क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं या हम नाश्ता करते हो, कोई भी चीज़ आप जब खाते हो तो भोजन कैसा होता है, कठोर होता है। लेकिन जब शरीर के अंदर जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे प्रक्रियागत या चरणबद्ध तरीके से क्या होता है, वो तरलीकृत होता जाता है। ठीक है, जैसे कि फूड का एग्जांपल ले लीजिए, आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है, फल ग्लूकोज, अंडा प्रोटीन। अब देखिए स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है। और प्रोटीन भी किसका रूप है, प्रोटीन नहीं, ग्लूकोज किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है। तो कार्बोहाइड्रेट का दोनों रूप है, स्टार्च और ग्लूकोज। लेकिन स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप होता है, जबकि ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप होता है, यानी कि जटिल रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च, और जो ग्लूकोज होता है वो सरल रूप होता है। अब देखिए हमारा जो शरीर होता है वो ग्लूकोज को ही डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यानी कि जब हम फल को खाते हैं तो हम ग्लूकोज को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर देते हैं। इसीलिए हमारे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि फल खाना अच्छा है सेहत के लिए, क्योंकि फल खाने के लिए हमको हमारे शरीर को या हमारे पाचन तंत्र को एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं करनी पड़ती, आसानी से हम उसको पचा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए डाइजेशन की बात करते हैं तो देखिए डाइजेशन या पाचन दो तरीके से होता है, मतलब अंतरकोश की और बाह्य कोश की, इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो अंतरकोशिकी का मतलब है अगर पाचन कोशिका के अंदर होगा, सेल के अंदर होगा, यानी कि ये पांचों चरण अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण,
उपयोगीकरण और उत्सर्जन। ये पांचों प्रक्रियाएं अगर कोशिका के अंदर होगी तो इसे क्या बोलेंगे? अंतरकोशिकी पाचन। ठीक है, अंतःकोशिकी पाचन। लेकिन अगर यह सारी प्रक्रियाएं कोशिका के बाहर होंगी तो उसे क्या बोलेंगे? बाह्य कोशिकी पाचन। तो हमारा जो मनुष्य का शरीर है और ग्रॉस हॉपर, इसको भी हम देखेंगे। एक प्रकार का जीव होता है, स्पेसीज होता है ग्रॉस हॉपर और मनुष्य। ये दोनों में पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर होता है। क्लियर है सभी को? कोशिका के बाहर होता है। लेकिन कुछ छोटे या सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी कौन से प्रणाली का यूज करते हैं? अंतःकोशिकी या इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का। ठीक है, यानी इनमें पाचन कहाँ होगा? कोशिका के अंदर होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन ना बोले हम इनको क्लासिफाई करें कि कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जो अंतःकोशिकी और बाह्य कोशिकी यानी कि कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर दोनों प्रकार में पाचन का उपयोग करते हैं, यानी कि दोनों प्रकार की क्रियाएं करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रा। क्या बोलते हैं उन्हें? हाइड्रा। तो इस तरीके से हमने पोषण को बहुत ही शॉर्ट तरीके से, संक्षिप्त तरीके से देखा और समझा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और कोशिश करूंगा और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। सभी लोगों से उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।